हेलो स्टूडेंट, सब कैसे हैं? ठीक हैं? पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पे आपने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब देखिए, हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोअरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोग हैलोएल्केन तो पढ़ लिए, हैलोएल्केन क्यों पढ़ते हैं, कहां पे इसका यूज होता है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? अच्छी तरीके से प्रिपेयर हैं? तो चलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं कि हैलोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वो दिखने में लगते हैं, कैसी उनकी स्मेल होती है, ठीक है, और क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं, किस टेम्परेचर पे वो बॉयल होते हैं, कौन ज्यादा बॉयल होता है, कौन कम बॉयल होता है, कौन जल्दी बॉयल हो जाता है, कौन देर में बॉयल होता है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फिर देखते हैं। अब देखिए हमारे पास फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। सबसे पहले फिजिकल स्टेट एंड स्मेल पर हमें ध्यान देना है कि फिजिकली कैसे होते हैं। तो जितने भी हैलोएल्केन्स हैं जनरली आर कलरलेस। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कब होते हैं कलरलेस? इन प्योर, जब ये प्योर होते हैं, प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। प्योर मतलब कोई भी इसके अंदर कुछ अनादर सल्यूट या अनादर सॉल्वेंट इसके अंदर डिसॉल्व ना हो। स्वीट स्मेलिंग होते हैं, लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेल होती है इनकी। स्वीट स्मेलिंग जितने भी होते हैं क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। स्वीट मतलब अगर हमारे सामने कोई स्मेल आ रही है तो हम बहुत तेजी से नाक बंद कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। स्वीट स्मेल है, आसानी से इसको हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ब्रोमाइड, Br और आयोडाइड, बाकी तो कलरलेस होते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम Br, ब्रोमाइड और आयोडाइड पे डिस्कस करते हैं तो एक्सपोज टू कलर, क्या करते हैं? ये कलर एक्सपोज करते हैं। ये दोनों जो हैं ये कलर देते हैं। एक्सेप्ट है ये कब देते हैं? वैसे तो ये कलरलेस हैं, लेकिन ये कलर दोनों कब देते हैं? जब इस पर हम क्या करते हैं? लाइट फॉल कराते हैं। एक्सपोज टू लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? कलर देते हैं। अगर हम लाइट इस पे डालें तो कलर होंगे, अगर हम फ्लोराइड क्लोराइड इन पे डालें तो कोई कलर नहीं आता है। ठीक है, इतने ही समझ गए। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है, कब ये गैसेस होते हैं, कब ये लिक्विड होते हैं, कब ये सॉलिड होते हैं। तो लोअर मेंबर जो आपके होते हैं, लोअर मेंबर छोटे, लोअर मेंबर मीन्स क्या होता है? मेथिल, केवल एक कार्बन हो। दूसरा क्या है? एथिल, दो कार्बन हो। तो ये क्या होते हैं? ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसेस। और हायर अगर हम लेते हैं, अगर हायर मेंबर आ गए, एक कार्बन से लेकर के कार्बन 4, 1 कार्बन से लेकर के कार्बन 5, 1 कार्बन से लेकर कार्बन 7, तो ये कैसे हो जाते हैं? लिक्विड और सॉलिड, इस स्टेज में पाए जाते हैं। क्लियर? इतनी चीज आपको फिजिकल स्टेट में पढ़ना है
फिजिकली कैसे होते हैं? फिजिकली हम लोग क्या देखते हैं कि प्योर स्टेट में लोअर मेंबर जितने भी होते हैं, जितने भी लोअर मेंबर हैं वो सब क्या हैं? गैसेस। हायर मेंबर क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड में आ जाते हैं। लोअर मेंबर में कौन कौन से हैं? मेथाइल, एथाइल हाइलाइड्स जितने भी हैं ये सब क्या है? गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट सॉल्बिलिटी पर। किस पर आते हैं? इस पर। सॉल्बिलिटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्बिलिटी क्या है। सॉल्बिलिटी का मेन पॉइंट क्या है? घुलना, डिसॉल्विंग, ऑन डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग, घुलते कैसे हैं, कैसे साफ होते हैं? हम जानते हैं कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, ये एल्किल हैलाइड ये पोलर होते हैं। इतना हम लोग जानते हैं। क्या होते हैं? पोलर होते हैं, पोलैरिटी होती है। क्यों होती है? इसका रीजन समझिए। क्यों होती है पोलैरिटी? क्योंकि ये जो हैलोजन है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर है तो करेगा क्या? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। ले नहीं जा रहा है, खींच रहा है। जब हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो सामने वाले का अट्रैक्शन क्या होगा? मेरी तरफ होगा। जब मेरी तरफ होगा तो मेरे ऊपर थोड़ी बैठ रहा है, वो मेरे ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा। वो कर क्या रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसको हम वाटर में सॉल्युबल करते हैं, किसमें? वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2O में, तो HOH होता है ये और ये। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऑक्सीजन भी तो इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा और इन पर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पोलर, और हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? पोलर पोलर डिसॉल्व। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये क्या है? ये जितने भी हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं, स्लाइटली सॉल्युबल नेचर के होते हैं। वाई? अगर ये स्लाइटली हैं तो क्यों है? यानी थोड़ा डिसॉल्व होते हैं। अगर थोड़ा डिसॉल्व है तो ये क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन है इसके पास? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं, RX, ये जो एल्किल हैलाइड्स हैं वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हैं। क्यों? जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये वाटर है हमारा, जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, HOH, इस पर हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, इस पर हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हुआ। अब नेगेटिव चार्ज इस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अवेलेबल है, ये जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा?
H बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड। जब तक ये बॉन्ड सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, जब तक इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब कैसे करेगा? इसके पास इतनी अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए कि इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसॉल्व कर ले। नहीं है इसके पास, नहीं तोड़ पा रहा है इसको, तो सीधी लैंग्वेज में आप समझिए कि अगर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि ये डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये खुद ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, ये हाइड्रोजन बॉन्ड खुद नहीं बना पाते। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। जब कम होगा तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट नहीं करेंगे। जब ये तोड़ेंगे जाकर के इसको, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाए ना, जब इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे? डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। थोड़ा थोड़ा करेंगे। थोड़ा थोड़ा क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर ये कैपेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर की वजह से। क्लियर? इतनी सी छोटी सी चीज आपको समझनी है यहां पर कि ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं, ये पोलर हैं, फिर भी स्लाइटली सॉल्युबल नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों है? क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, हाइड्रोजन बॉन्ड को इसके अंदर जो वाटर में अवेलेबल है इसको ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है? ये स्लाइटली सॉल्युबल नेचर के हैं। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर डिस्कस करेंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इन पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मेल्ट होना, मेल्ट हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बॉयल हो जाना। सीधी सी बात है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब पिघलना हो गया, और उसे क्या हो गया? बॉयल होना। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे जैसे डिस्कस करते हैं, तो यहां पर जो हाइलो एल्केन्स हैं, हाइलो एल्केन, इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो इसके 3 मेथड हैं। मेथड क्या है? सेम एल्किल ग्रुप, सेम एल्किल ग्रुप और डिफरेंट हाइलोजन। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? सेम एल्किल ग्रुप और डिफरेंट हाइलोजन, इस पे हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जैसे सेम एल्किल ग्रुप है तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जनरली बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? जिसका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। भाई एक बीकर में हमने क्या किया? 1 लीटर पानी को बॉइल किया, और एक बीकर में हमने 2 लीटर पानी ले लिया। तो एक बीकर में हमने जो 1 लीटर पानी लिया है, दूसरे बीकर में हमने 2 लीटर पानी लिया है, तो दोनों को सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम पे बॉइल करेंगे। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो देर में बॉइल होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो जल्दी बॉइल हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। किस पर? मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा।
तो इसके लिए 3 कंडीशंस हो गई। अगर हम सेम एल्किल ग्रुप की बात करते हैं, एल्किल ग्रुप कैसा है? सेम है। सेम का मतलब जैसे हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया मेथिल ब्रोमाइड, थर्ड हमने ले लिया मेथिल आयोडाइड, और पहला हमने जो लिया है वो हमने ले लिया मेथिल फ्लोराइड, ठीक है, ये हमने ले लिए। तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। एल्किल ग्रुप तो सेम है। यहां पर क्या देख रहे हैं हम? एल्किल ग्रुप तो सेम है, बट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तो डिफरेंट है, यानी हैलोजन डिफरेंट है। तो इनका और इनका तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? इसका 9 होता है, इसका 35.5 होता है, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया? इसका हो गया। फिर किसका हो गया? इसका हो गया। फिर किसका हो गया? इसका हो गया। सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। एल्किल ग्रुप सेम है, एल्किल ग्रुप सेम है, सीधी सी बात, एल्किल ग्रुप सेम है, बट हाइड्रोजन तो डिफरेंट है। दूसरी कंडीशन क्या आती है? सेकेंड कंडीशन में क्या पूछता है? अब क्या करेगा? सेम हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन सेम है और एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, एल्किल ग्रुप डिफरेंट कर दीजिए, तब देखिए क्या कंडीशन आती है। CH3Cl कर दिया, CH3CH2Cl कर दिया, और CH3CH2CH2Cl कर दिया। क्लियर? अब इसमें आपको देखना है, इसमें आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? Cl सेम है, यहां Cl सेम है, यहां Cl सेम है, तो इसका एटॉमिक मास सेम होगा। लेकिन यहां पर 1 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। प्रोपिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में 2 चीजें आ गई। अगर आपसे पूछ रहा है सेम एल्किल ग्रुप, सेम एल्किल ग्रुप, डिफरेंट हैलोजन, और यहां आपसे पूछ रहा है डिफरेंट सेम हैलोजन, डिफरेंट एल्किल ग्रुप, तो सीधी सी बात है मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा। अगला जो थर्ड पॉइंट आपका आता है, वो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर आइसोमेरिक कंडीशन कहां से जनरेट हुई? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो तब वो आइसोमर बनाएगा, तभी तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। जब वो आइसोमर के फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 Br, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? इसी का आइसोमर बनाना है, CH3 CH CH2 Br, और एक CH3 को उठा करके हमने यहां कर दिया, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा? थर्ड ये बना दीजिए, Br CH3 CH3 CH3। चौथा क्या बनेगा? Br को उठा लाओ, 1 2 3 4, यहां पे हमने क्या लगा दिया? Br लगा दिया, CH CH2 CH3 ये लगा दिया। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन सेम है बट आइसोमर है, एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहां पर क्या होगा?
यहां पर आपको क्या देखना है, इन चारों का, इनका और इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास सेम है इन चारों का। जब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा इन चारों का, तो फिर हम कैसे डिपेंड करेंगे? अभी आप कह रहे हैं सर, आपने बताया मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, तो इनका तो मॉलिक्यूलर मास सेम आ गया क्वेश्चन पेपर में। तब क्या करेंगे? तब आपको क्या देखना है, जो स्ट्रेट चेन में है, जो सीधी चेन में है, तो उनका अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, और उन्हीं को बुला करके हमने क्या बना दिया, एक झुंड बना दिया, पास पास में बिठा दिया, ऐसे बैठ गए, इस तरीके से बैठे हुए, एक दूसरे से चिपक के बैठ गए। तो जैसे जितना ज्यादा आप चिपकेंगे, गर्मी हो रही है, ठंडियों में तो आप चिपक के बैठ गए, गर्मी हो रही है तो क्या होगा, पसीना आएगा, जब गर्मी लगेगी पसीना आएगा तो ऐसे मारोगे, कहीं ऐसे मारोगे। तो वही चीज यहां भी हो गई कि अगर ये एल्किल ग्रुप इन दोनों के पास पास में आ गए, ब्रांचें बनना स्टार्ट हो गई, अगर ब्रांच में कन्वर्ट है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचें कहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं। ठीक है, ये 3 ब्रांचें हैं यहां पर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, यहां पर क्या है, 2 ब्रांचें हैं, आइसोब्यूटिल में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ब्रांचेज आर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आर डिक्रीजेस। क्लियर? और कुछ इसमें नहीं सोचना है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो वर्ड में आ जाते हैं। किस में आते हैं? वर्ड में। मींस आईयूपीएसी नेम दे देते हैं, या फिर क्या करते हैं, अगर आईयूपीएसी नेम तो कॉमन नेम दे दिया, कॉमन नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम नहीं दिया तो कॉमन नेम दे दिया। अब कॉमन नेम अगर दे दिया तो आपको फार्मूला लिखना तो आना चाहिए, तो इसके लिए आईयूपीएसी आपको स्ट्रांग करनी होगी, आईयूपीएसी पे दिमाग लगाना होगा। तो 2 तरीके से सीबीएसई में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और कंपटीशन में तो मोस्टली कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पे दे देते हैं। तो ब्रांच ही बनाना नहीं आपको पता है, जब ब्रांच बनाना नहीं पता है तो बॉइलिंग पॉइंट कहां से पता चलेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पे हम लोग आते हैं डेंसिटी पर, सॉरी डाइपोल मोमेंट पर। डाइपोल मोमेंट में हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं? सबसे अच्छा जो दिमाग आपको लगाना है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। इसकी 4 पॉइंट समथिंग हो गई, इसकी 3 पॉइंट समथिंग हो गई, इसकी 2.8 हो गई, और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी होगी वो 2.5 हो गई, और इसकी कम हो गई। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। अगर ये आपका फ्लोराइड ऐड है और एक आपका क्लोराइड ऐड है, एक आपका ब्रोमाइड है, एक आपका आयोडाइड है। ठीक है, 2 आयोडाइड है, एक ब्रोमाइड है, एक फ्लोराइड है और एक क्लोराइड है, बाकी हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर सेम फ्लोराइड है तो ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे ना अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर उसका ज्यादा होगा। जितना ज्यादा होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर? दूसरी चीज इसमें आपको क्या समझनी है कि डाइपोल मोमेंट पर ग्रेटर और अनग्रेटर में क्या हमें समझना है? बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस पर डिपेंड करना है? डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, उतना ही कम डाइपोल मोमेंट होगा। तो आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ हम कैसे पता करते हैं? बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करती है। ठीक, सेल पर डिपेंड करेगी बॉन्ड लेंथ। जैसे हमने बनाया CF, हमने बनाया
Cl, हमने बनाया CBr, हमने बनाया Ci, किसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी? इसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इसमें ज्यादा है ना, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही डाइपोल कम होगा भाई। ये शॉर्टर है बॉन्ड लेंथ, इससे इसकी कम है, इससे इसकी कम है, इससे इससे ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। बस आपको जनरली यही चीज पकड़नी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप बॉन्ड लेंथ को पकड़ना सीख लीजिए, अच्छे से डाइपोल मोमेंट आप पता कर सकते हैं। क्लियर? अच्छे से डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है हैलो आरिन्स का क्या हाल है? हैलो आरिन्स क्या करते हैं? सिमिलर कंडीशन आपकी आती है हैलो आरिन्स पर। किस पर आती है? हैलो एरिन्स पर। हैलो एरिन्स में भी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा ना। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, एरिन सेम है, यहां पे Cl लगा हुआ है, यहां पे F फ्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ब्रोमोबेंजीन लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? आयोडोबेंजीन। तो सेम एरियंस है, डिफरेंट हैलोजन है, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। जितना मास इसका ज्यादा होगा तो मास किस पर डिपेंड करेगा? इन हैलोजेंस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? हैलोजेंस पर डिपेंड करेगा। हैलोजन जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब बात आती है आइसोमर की। आइसोमर को अगर हम देखते हैं, इसके फॉर आइसोमर थ्री आइसोमर बनेंगे। मेटा पोजीशन ले लीजिए और पैरा पोजीशन ले लीजिए। तीन आइसोमर इसके जनरेट हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आर्थो पोजीशन। किसका ज्यादा हो गया? आर्थो पोजीशन का ज्यादा हो गया। यह चीज आपको समझनी है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आर्थो पोजीशन का ज्यादा होगा, और उसके बाद किसका होगा? आर्थो पोजीशन के बाद फिर मेटा पोजीशन का होगा, और फिर पैरा पोजीशन का होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है? आर्थो पोजीशन का, फिर किसका होता है? पैरा पोजीशन का, फिर किसका होता है? मेटा पोजीशन का। पैरा पोजीशन में आप क्या देख रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। पैरा पोजीशन में बॉइलिंग पॉइंट की क्या कंडीशन है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल क्या है ये? सिमेट्रिकल। ये क्या है? एक दूसरे के पास में लगे हुए हैं, बहुत पास में हैं। ये क्या है? मेटा पोजीशन है ये देखिए बराबर बराबर आ गया यहां पर पैरा पोजीशन। तो बस ये दिमाग में रखना है बॉइलिंग पॉइंट में कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, उसके बाद में मेटा पोजीशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा आर्थो पोजीशन का, फिर पैरा पोजीशन का, फिर किसका आ जाता है? मेटा पोजीशन का। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। इसी में किसकी बात करते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा तरीके से आप सोचेंगे इसको। ये बहुत सिंपल तरीके से डाइपोल मोमेंट में हम लोग समझ रहे हैं क्या करना है इसमें। यहां पर देखिए ये और ये, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल ये बनना है इस तरीके से कुछ। इन दोनों में जो बॉन्ड एंगल बनना है वो इतना बड़ा बनना है। इन दोनों में जो बॉन्ड एंगल बनना है वो कैसा है? ये। तो यहां पर बॉन्ड एंगल 180 का हो गया, यहां पर 120 का हो गया, और यहां पर 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? का बॉन्ड एंगल जो हम लोग देख रहे हैं ये अपनी ओर इधर खींचेगा,
और ये उतना ही अपनी ओर खींच लेगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होगा और जो यहां पर डाइपोल मोमेंट होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ न कुछ ये डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। यहां पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ गई, बराबर जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच 180। अगर 180 पर लगे हुए हैं, किस पर लगे हुए, 180 पर, तो बस दिमाग में रखना है, एंगल आपको पता करना है कि 180 सीधा जा रहा है, यहां पे 120 जा रहा है और यहां पर 60 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्लियर है, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। बाकी अगर आर्थो और मेडा पोजीशन पे लगा हुआ है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो आरेन्स। नेक्स्ट क्लास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। यहां पर आपको दो चीजें अच्छे से समझना है, एक बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डाइपोल मोमेंट हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का। इनसे क्वेश्चन में भी बनता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या लेके आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो आरीन SN1R SN2 मैकेनिज्म। ओके।